वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 27 सितंबर 2021 और 27 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दी है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार सरकार ने अभी हाल ही में ये मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग से लिखे और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे आज के पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 26 सितंबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार सहित कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों या फिर प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों या फिर प्रतिनिधियों के साथ अभी हाल ही में ये बैठक आयोजित किया गया। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 26 सितंबर 2021 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया गया। यहाँ पर आप ध्यान रखें कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही कुछ प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुख्यमंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों या फिर प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक किया गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि यह बैठक क्यों आयोजित किया गया। तो इस बैठक में नक्सल समस्या से निपटने की आगे की रणनीति पर चर्चा किया गया और इसी को ध्यान रखते हुए ये बैठक अभी हाल ही में आयोजित किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इस बैठक में कितने राज्य मतलब प्रतिनिधि के तौर पर शामिल थे यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा है। तो इस बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नक्सल प्रभावित, मतलब कि शब्द आया नक्सल प्रभावित। तो बिहार में नक्सल प्रभावित जिले जो है ये इसकी संख्या 10 है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में आगे लिखा है कि वर्तमान में बिहार के 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें से जो मतलब जिले हैं वो है औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय, बांका, रोहतास और पश्चिमी चंपारण। ये बिहार सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार की मतलब दृष्टि से अगर देखें तो ये जो मतलब आंकड़े जो जारी हैं ये बिहार के 10 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में रखा गया है। तो यहाँ पर ये सारे संबंधित जानकारी आप याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि देखिए बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ऐसे में सारे करंट अफेयर्स को आप लोग देखिए जनवरी से लेकर के अब तक, यानी कि कह सकते हैं कि जो एक वर्ष के करंट अफेयर्स होते हैं प्रीवियस एक वर्ष के, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको पूरे 2 साल 2020 से लेकर के अब तक के सारे करंट अफेयर्स के वीडियो उपलब्ध हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किस जिले में 177 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुजफ्फरपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री एवं नगर विकास व आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में 177 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तर बिहार उद्योग एवं वाणिज्य परिषद की वार्षिक आम सभा का उद्घाटन किया और साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याणी योजना के तहत झोला वितरण कार्यक्रम की शुरुआत किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुजफ्फरपुर में इस झोला वितरण कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और ऐड किया कि वर्तमान में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी है। तो यहाँ से आप ये सारे संबंधित चीजों को याद रखिए। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं अररिया से संबंधित 2 ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है अररिया के बारे में कि जो राज्य का जो दूसरा चिड़ियाघर है ये अररिया जिला में बन रहा है, अररिया के रानीगंज में। जबकि अगर हम बात करें चिड़ियाघर की तो बिहार में जो पहला चिड़ियाघर है ये संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में है और दूसरा बन रहा है अररिया के रानीगंज में। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है अररिया से संबंधित आपको कि जो पहला डायवर्सिटी पार्क है, बायोडायवर्सिटी पार्क बिहार का, ये अररिया जिले के कुसियार गांव में है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और अगर हम बात करें दूसरा, तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि सुपौल जिले में दूसरा मतलब बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें मतलब घोषणा किया गया है। ठीक है, ये कार्य अभी हालांकि स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन ये घोषणा कर दिया गया है। तो ये सारे संबंधित जानकारी याद रखिए। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो आप देख रहे हैं पूर्णिया जिला, और पूर्णिया जिला के बारे में भी मैंने आपको 5 से 7 दिन पहले एक प्रश्न बताया था जो कि इंपॉर्टेंट था। यानी कि ये बताया था मैंने कि बिहार का 18वां मेडिकल कॉलेज जो कि पूर्णिया जिला में बनकर तैयार हो गया, अब इसका उद्घाटन होना बाकी है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि 19वां मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है पटना के बेटा में, मतलब ये घोषणा किया जा चुका है कि पटना के बेटा में 19वां मेडिकल कॉलेज बनेगा बिहार का। तो ये सारी संबंधित जानकारी को आप याद रखिए। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके बनने की संभावना है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है और हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया गया है। बहुत सारी चीजें यहाँ से आपके बन सकते हैं, 3 से 4 प्रश्न यहाँ से आपके बनने की संभावना है। तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में किया गया है। ये यहाँ पर याद रखिए, लाहौल स्पीति जिले के काजा में इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि यह स्पीति नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीति नदी के किनारे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं ये किस नदी के किनारे है। और जो इसकी स्थापना हुई थी ये गो ईगो कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। स्थापना यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर उद्घाटन शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थापना बहुत पहले किया जा चुका था, लेकिन हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, ये आप यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने अगले पॉइंट पर लिखा है कि इस चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन उस क्षेत्र की पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और इसी को ध्यान रखते हुए इसका अभी हाल ही में स्थापना और उद्घाटन किया गया। तो ये सारे संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके स्थापना जो किया गया था ये गो ईगो कंपनी के द्वारा किया गया था। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जुआ खेलने के ऑनलाइन पोर्टलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो एक बहुत अच्छी पहल है, और ये जो मतलब कि विधेयक पारित किया गया है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में कर्नाटक विधान परिषद ने जुआ खेलने के ऑनलाइन पोर्टलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इसका उद्देश्य जुआ खेलकर सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करने वाले सभी ऑनलाइन साइट पर प्रतिबंध लगाना है। तो ये सारे संबंधित चीजों को यहाँ पर आप याद रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए किस वर्ष में रोवर उतारने की घोषणा की है? तो अभी हाल में जो घोषणा किया गया ये इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2023 में ये रोवर को उतारने की घोषणा किया गया नासा के द्वारा, जो कि अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने आगे जो लिखा है इसी चीज को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया है। तो हाल ही में अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए 2023 में रोवर उतारने की घोषणा की है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉइंट को ऐड किया है रोवर के बारे में, जो कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रोवर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो रोवर एक ऐसा वाहन को कहा जाता है जो कि किसी अन्य ग्रह या फिर खगोलीय वस्तु पर घूमने फिरने की क्षमता रखता है, यानी कि इनमें जो शक्ति होती है ये किसी भी मतलब ग्रह या फिर खगोलीय पिंड पर इनको घूमने फिरने की शक्ति होता है, इसको रोवर कहा जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको इसमें कंडीशन ये भी याद रखना है, इनमें से कुछ रोवर रोबोट होते हैं और कुछ बिना किसी व्यक्ति की मौजूदगी के चलते हैं, और कुछ मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बने होते हैं, तो इसको रोवर कहा जाता है। ये कंप्लीट जानकारी यहाँ से रोवर से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं चर्चा हो रही थी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की, तो आप याद रखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। और इसरो के बारे में मैंने आपको कई बार विस्तार पूर्वक बताया, और आप लोग भी कमेंट करके लिखते हैं इस बारे में डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसरो के बारे में कंप्लीट जानकारी डिटेल में लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, जब आप किसी चीज को लिखते हैं वो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है, ठीक है। लिखते समय आपके दिमाग पे जोर पड़ता है और आप चीजों को मतलब अच्छी तरह से याद कर करके लिखते हैं, और इससे आपकी याददाश्त शक्ति तो बढ़ती है और साथ ही साथ ये आपको लंबे समय तक आपके लिए दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। लिखने का यही फायदा होता है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न होगा कि के स्टोलिन सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का नाम है आपके द्वार योजना। तो इसका शुभारंभ अभी किया गया है। तो बताएं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि के स्टोलिन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था, और मैंने इस बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताया था। आपको याद होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन याद होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टोलिन ने चेन्नई में स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कुछ दिन पहले आई थिंक मुझे लगता है कि 1 मंथ पहले मैंने आपको ऐसे ही एक प्रश्न बताया था पश्चिम बंगाल से संबंधित, उसी को यहाँ पे मैंने ऐड किया। ऐसी ही योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया था, जिसका नाम था, मैं यहाँ पे इसका नाम आपको बता रहा हूँ, इसका नाम था द्वारे सरकार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, द्वारे सरकार योजना का शुरुआत जो किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया था कुछ दिन पहले। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु और चंद्रयान 2 से संबंधित एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में था 2019 और 20 के दौरान। हालांकि अब भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, तो तमाम चीजों को यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, ठीक है। तो चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से 15 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 से छोड़ा गया था। यहाँ पे हम चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं। तो चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, आपको याद रखना है 2019 में। लेकिन अगर हम बात करें चंद्रयान 1 की, तो चंद्रयान 1 को जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था ये
2008 में छोड़ा गया था। तो दोनों को यहाँ से याद रखिएगा। अब यहाँ पर याद रखिए कि जिसके बाद यानी कि 15 जुलाई 2019 को जब ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया GSLV MK3 M1 से, और जिसके बाद 7 सितंबर 2020 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की क्रैश लैंडिंग हुई थी। ये आपको याद रखना, जो विक्रम जो लैंडर है, जो ये चंद्रयान 2 का जो लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, ये याद रखिए चंद्रयान 2 का जो लैंडर था इसका नाम था विक्रम। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई उसके बाद ये लैंडर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और पूरी तरह से संपर्क भी टूट चुका था और इसके मलबे का पता ही नहीं चल रहा था इसका मलबा गया कहाँ। लेकिन कुछ दिन बाद इसके मलबे का पता चेन्नई तमिलनाडु के इंजीनियर सन्मुख सुब्रमण्यम ने लगाया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस चंद्रयान 2 मिशन को एकदम पूरी तरह से असफल नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरी तरह से सफल भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितना प्रतिशत घटा दिया है, कितना प्रतिशत तक घटा दिया है। यह करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 80% तक इसके शुल्क में कटौती किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस बारे में बता दूं कि पेटेंट आवेदकों की दिक्कतों के समाधान के लिए 2016, 2017, 2019, 20 में पेटेंट नियमों में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार ने पेटेंट संशोधित नियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत सरकार शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क 80% तक घटा दिया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और यह 21 सितंबर 2021 से लागू माना गया है। ठीक है, तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से याद रखिए। इसका जो मतलब कह सकते हैं जो लागू डेट है ये 21 सितंबर 2021 से लागू माना गया है। ठीक है, तो 80% तक इसमें कटौती किया गया, जो कि मतलब केंद्र सरकार ने शोध के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये किया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस बारे में बता दूं कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी ने 1990 बैच के IAS अधिकारी अनिरुद्ध तिवारी को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अब जो यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है अनिरुद्ध तिवारी। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में अनिरुद्ध तिवारी के बारे में लिखा गया है। इससे पहले अनिरुद्ध तिवारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड फूड प्रोसेसिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर काम कर चुके हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और अनिरुद्ध तिवारी को विनी महाजन की जगह पर मुख्य सचिव बनाया गया। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है वे किनकी जगह लिए है, तो वे विनी महाजन की जगह लिए हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण राव हैं, जो कि हाल ही में इनका कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको इस बारे में बताया था, शायद मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से याद रखिए। त्रिपुरारी शरण राव अभी वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री अभी हाल में बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ये मतलब पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। और दलित मुख्यमंत्रियों की सूची बारे में मैंने एक दिन कंप्लीट जानकारी आपको दिया था। बिहार सहित पूरे भारत में जितने भी दलित मुख्यमंत्री बने हैं तमाम जानकारी मैंने आपको मतलब यहाँ पर दिया था। आई होप कि वो सारी चीजों आपको याद होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में उद्यमियों, खरीदारों, विक्रेताओं और निर्यातकों के लिए एक मंच वाणिज्य सप्ताह के अवसर पर निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है और ये भारतीय सेना के द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में ऐड किया है। हाइफा दिवस का मुख्य उद्देश्य हाइफा इजराइल के युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना है। और यहाँ पे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा हाइफा युद्ध क्या है। तो हाइफा जो मतलब इजराइल का एक शहर है और यहीं पे युद्ध हुआ था और इसमें जो भारतीय सेना जो मतलब लड़ते लड़ते शहीद हो चुके थे और इन्हीं के सम्मान में ये मतलब कि दिवस को मनाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा। और हाइफा का जो युद्ध हुआ था ये 23 सितंबर 1918 को लड़ा गया था। और यहाँ पे देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि इस युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देते हुए पिछले वर्ष यानी कि 2020 में भारत सरकार ने दिल्ली में 3 मूर्ति मेमोरियल को 3 मूर्ति हाइफा मेमोरियल के रूप में पुनः नामित किया था, यानी कि इनका नामकरण क्या था 3 मूर्ति हाइफा मेमोरियल के रूप में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 11वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले
बल्लेबाज बन गए हैं। ये क्रिकेट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न क्रिकेट से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहित शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन, यानी कि एक खिलाफ 1000 रन बनाने वाले, 1000 यहाँ पे होना चाहिए था, 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और रोहित शर्मा ने कोलकाता के खिलाफ 29 पारियां खेलकर के 1015 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। तो आपको ध्यान रखना, वो टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कि KKR। तो इन्हीं के खिलाफ ये उपलब्धि इन्होंने अभी हाल ही में हासिल किया है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में एक और पॉइंट को मैंने ऐड किया है, एक और उपलब्धि है KKR के खिलाफ रोहित शर्मा का, तो यहाँ पे मैंने उसे ऐड किया है। इसके अतिरिक्त रोहित शर्मा KKR के खिलाफ 100 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, 100 चौके जड़ने वाले ये पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने KKR के खिलाफ 100 चौके मारे हैं, रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड वेस्ली के मुताबिक किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में ये कहा गया, आपको बता दूं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड वेस्ली के मुताबिक यमन में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में किस देश के फेरोज फैजा बीथर को चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दिया था, ये किस देश की है और पिछला जो 2020 का ये चेंज मेकर अवार्ड था ये किन्हें दिया गया, तमाम चीजें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, जो कि 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा बीपीएससी CDPO के लिए आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पेड ग्रुप को चलाया जा रहा है। पिछले 14 जनवरी 2021 से ये पेड ग्रुप चल रहा है। जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते थे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में जितने भी मटेरियल अभी तक सेंड हुई वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा जब भी आप इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपका एक भी मटेरियल नहीं छूटेगा, जो भी प्रीवियस सेंड हो चुके हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर तमाम चीजें आपको इसी व्हाट्सअप नंबर से मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।